नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आहार एवं पोषण में फल संरक्षण टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये आपके कक्षा 7 की गृह विज्ञान का चैप्टर है 7। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको ये दीक्षा ऐप होता है DIKSHA, वहाँ से आपको जो भी विषय चाहिए दीक्षा ऐप से NCERT की जो बुक है वहाँ से आपको मिल जाएंगी और वहाँ से आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो जिसके पास गृह विज्ञान की बुक नहीं है वो यहाँ से जा कर के दीक्षा ऐप लोड करके ऐप को और वहाँ से आप कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने इसीलिए क्वेश्चन टॉपिक लिया है जो मैंने लगा कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये इसीलिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल भी करूँ, साथ में इसमें क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फल संरक्षण, देखिए क्या है यहाँ पर है। देखिए, फल संरक्षण क्या होता है कि जहाँ पर फलों को सुरक्षित रूप में रखा जाता है, क्योंकि कोई भी जो फल होते हैं वो साल भर नहीं चलते हैं, तो 2-4 महीने होने के बाद उनको एज आ दूसरे रूप में यूज़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, मार्मलेड, केचप, फल रस, इन सबको जो है बनाया जाता है और इन सबको कह सकते हैं उत्पाद बनाकर और अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुरक्षित रखना ही क्या होता है, फल परिरक्षण कहलाता है। क्या कहते हैं, फल परिरक्षण कहलाता है। अब ये जो फल परिरक्षण होता है, इनको करने के लिए कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, कई प्रकार का केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी होते हैं, एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उत्पन्न हो जाते हैं उसमें और एंजाइम की क्रिया फलों में होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारे फूड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, इनको रखने के लिए फल संरक्षण के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि जो ये फल संरक्षण है कि ये कैसे ख़राब हो जाते हैं, किस कारण से ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि बरसात ऋतु में जिसमें सफ़ेद, भूरी, नीले, काले रंग की क्या होती है, संरचना दिखाई पड़ती है खाद्य पदार्थों पर, तो क्या होते हैं उसमें क्या लग जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है तत्व होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, खमीर, जीवाणु, ये सब लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कवक या फफूंदी, इसको हम फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक या फंजी किस में लगता है, देख लीजिए। ये देखिए हमारा है फल, सब्जी, डबल रोटी, मुरब्बा, अचार आदि में वर्षा के दिनों में काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके अलावा सफ़ेद, भूरे रंग के रुई के फाइसिस न दिखाई देने में आती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही हम कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही कवक कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कवक या फंजाई। तो ये देखिए, जो फल, सब्जी हो, डबल रोटी हो, मुरब्बा, इसमें क्या लग जाते हैं, सफ़ेद या भूरे रंग की फुई रुई की फाई लग जाती है, इनको क्या बोलते हैं, कवक कहते हैं। अब देखिए, ये जो होते हैं ये कवक जो है किस में होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ये जो है फल तथा इनसे बने उत्पाद को खराब कर देते हैं। यानी जो फल से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं क्या करते हैं, ये इनको खराब कर देते हैं। कौन खराब कर देता है, ये हमारा कवक खराब कर देता है। और ये कवक फल और उससे बने उत्पाद को खराब कर देते हैं। इससे फल और फलों के रंग भी बदल जाते हैं और फफूंदी के जीवाणु विजाणु हवा में फैले रहते हैं, जिससे हर पदार्थ क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थों को आसानी से पहुंच जाता है और वो हर पदार्थ को क्या लग जाता है, सारे जो भी पदार्थ उसके संपर्क में आते हैं उनमें क्या लग जाता है, फफूंदी लग जाता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारा। फफूंदी कैसे रंग की होती है, काले रंग के धब्बे होते हैं, किस में होती है, फल, सब्जी, डबल रोटी, मुरब्बा में होते हैं। इसको क्या कहते हैं, कवक या फफूंदी कहते हैं। इनका आकार देख लीजिए, ये इस आकार का दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, जो संरचना 7.1 में दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में आते हैं हमारा, और थोड़ा सा इसमें आए कि यदि इनको धूप में रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत लगा होता है तो धूप में रखने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है और थोड़ा इसका और ये फिर सही हो जाते हैं। और इसमें कहा, यदि निर्मित पदार्थ को 30 मिनट तक 71 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म किया जाए तो नष्ट हो जाता है। यानी जो इसकी फफूंदी लगी जाती है, यदि उसको गर्म कर लिया जाए, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 71 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, तो ताप पर गर्म करने पर वो नष्ट हो जाते हैं, उसमें जो फफूंदी लगी होती है वो। अब नेक्स्ट हमारा देखिए ईस्ट है। ईस्ट क्या है, यह भी फफूंदी की श्रेणी में आता है। ईस्ट जो एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव होता है। देखिए, सबसे पहले फफूंदी कैसा है, ये हमारा एक कोशिका वाला जीव है। कैसा है, एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव होता है। इनका आकार देख लीजिए, ईस्ट का अंडाकार या गोलाकार होती है। और खमीर के कारण फल एवं खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है,
इनका रंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? इनका रंग बदल जाता है। और जिससे क्या होता है, ये खमीर मीठी चीज़ों पर बड़ी आसानी से लग जाती हैं। यानी जो मीठी चीज़ें हम खाते हैं इन पे बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। और जिन चीज़ों, और ये भी जान लीजिए, ये याद रखना क्वेश्चन पॉइंट, जिन चीज़ों में 68% से अधिक, यानी जो चीनी वाली चीज़ हम बना रहे हैं उसमें चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 68% से अधिक होनी चाहिए। यदि वो 68% से कम है तो उसमें खमीर का प्रभाव पड़ जाएगा। यदि 68% से अधिक है उसमें जो चीनी है तो उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा खमीर का। ये भी याद रखना, क्योंकि ये प्रतिशत पूछता है 68%। और खमीर की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन तथा जल आवश्यक है। खमीर को आधे घंटे तक 71 डिग्री सेल्सियस पर, देखिए हमारा क्या था, ईस्ट था, और इसके साथ फफूंदी, इनको जो है नष्ट करने के लिए 71 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जबकि जो हमारा एंजाइम है उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। तो याद रखना, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं किससे नष्ट हो जाते हैं? 71 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका प्रभाव पेय पदार्थों, यानी जो मीठी चीज़ें होती हैं, पेय पदार्थ जो बनाते हैं इनसे, वो क्या होता है, इस पर इनका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो जितना मैंने पॉइंट पर अंडरलाइन किया है, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक कोशिका वाला जीव है, इनका आकार अंडाकार या गोलाकार होती है, और इसमें 68% से चीनी अधिक होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हो गया। अब आता है हमारा एंजाइम। अब देखिए एंजाइम के द्वारा है फलों तथा उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने में एंजाइम की अहम भूमिका होती है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, एंजाइम की अहम भूमिका होती है। फल तथा इससे निर्मित पदार्थों के खराब होने से एंजाइम की अहम भूमिका होती है। देखिए जो हमारे जो फल होते हैं क्या होते हैं, पक जाते हैं। पहले कच्चे होते हैं और पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं? उस पे एंजाइम की क्रिया हो जाती है। क्या होती है? उसमें एंजाइम की क्रिया होने की वजह से वो जो कच्चा होता है फल, वो पक जाता है। तो जैविक, ये जो हमारे एंजाइम होते हैं जटिल रचना वाले जैविक उत्प्रेरक होते हैं और प्रत्येक जीवित वस्तु में उपस्थित रहते हैं। फलों के रंग परिवर्तन में एंजाइम के कारण ही होता है। यानी जो फल में जो रंग परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? एंजाइम के। देखिए पहले हरा रंग होता है, पकने के बाद वो पीला रंग हो जाता है। और देखिए जब तोड़ लेते हैं तोड़ लेते हैं पेड़ से, तब क्या होता है, कच्चा रहता है, और बाद में जब रख देते हैं वो पका हो जाता है। तो किसके कारण से है? ये सब एंजाइम की क्रिया के कारण है। और ये भी देखिए जब सेब को हम चाकू से काटते हैं तो एंजाइम के कारण ही क्या होता है, उसका रंग और भी कारण होते हैं, मैंने बताया भी है। तो इसमें एंजाइम के रंग की प्रक्रिया के कारण साथ साथ ये इसके रंग में परिवर्तन होने लगते हैं। तो इनके स्वाद और सुगंध में भी अंतर आ जाता है। तो ये भी याद रखना, एंजाइम की क्रिया की वजह से है। और ये नष्ट कब होते हैं? 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट तक रखा जाए तो इसके जो एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के समझ। अब चलते हैं, हमारा क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक कोशिकीय वाला जीव है। क्या है बैक्टीरिया? एक कोशिकीय वाला जीव है ये बैक्टीरिया। और ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। इनका जन्म बहुत तेज़ी से इनका जन्म यानी बढ़ोतरी अपनी बहुत तेज़ी से करते हैं। ये कई आकार में होते हैं। अधिकांश जो जीवाणु होते हैं क्लोरोफिल, यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल है तो इन्हें अपना जीवन यापन अन्य पदार्थों पर करना पड़ता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो अन्य पदार्थों पर ये निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। यही कारण है कि फल तथा फल पदार्थों पर इन जीवाणुओं का आक्रमण हो जाने के कुछ समय बाद वो सड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? वो सड़ने लगते हैं। और अधिकांश जीवाणुओं को, जो जीवाणु होते हैं, अधिकांश जीवाणुओं को देखिए यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अम्लीय माध्यम में 30 मिनट तक गर्म करके नष्ट किया जा सकता है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें, उन बैक्टीरिया को 30 मिनट, क्या है, 30 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखने पर क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये याद रखना, उसमें 71 डिग्री सेल्सियस पे है और ये कितने पे है? 100 डिग्री पर है। किसमें पे है? ये 100 डिग्री पर है। और ये अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा है ठंडक से जीवाणु। देखिए अब फिर फ्रिज में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ठंडक से जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं बल्कि इनकी बढ़ोतरी रुकावट हो जाती है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं इनको फ्रिज में रख देते हैं तो वृद्धि तो नहीं कर पाते हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए रहते हैं। और बर्फ़ में जमाए गए जो पदार्थ होते हैं उसमें जीवाणु मौजूद रहते हैं बल्कि वो सुप्तावस्था में रहते हैं, जिसके फलस्वरूप फल पदार्थ खराब नहीं होते हैं। तो ये देखिए जो फ्रिज में रखते हैं तो नष्ट तो नहीं होते हैं लेकिन उनको सुप्तावस्था में रहते हैं, ये स्थिर बने रहते हैं। तो ये भी आप पॉइंट को याद रखना। इनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को रखते हैं, पकाते हैं, तब जा कर के नष्ट हो जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमारा है, अब इसमें देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर है, अब ये देखिए, अब भोजन को, अब ये चीज़ें इतने कारण से होगा, कितने कितने कारण से मैंने अभी आपको पढ़ा बताया। कवक के माध्यम से खराब हो जाता है, खमीर के माध्यम से, एंजाइम के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा फल हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बोतल तथा, देखिए क्या है, बोतल तथा डिब्बों को जीवाणु रहित करना और उनके मुंह बंद करना किसके द्वारा। अब देखिए हम कोई चीज़, देखिए जैम जेली बनाते हैं तो इनको बॉटल में पैक करते हैं। तो बॉटल में पैक करने के लिए जो स्टेप होता है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखिए यह है कि डिब्बों, फल तथा उनसे निर्मित पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बोतल तथा डिब्बों में बंद करके रखा जाता है। और इसमें क्या है, इसमें बंद करके रखा जाता है। और इन फल एवं फल पदार्थों के बोतल एवं डिब्बों में रखने से पहले इन्हें जीवाणु रहित करना अनिवार्य है। अब देखिए बोतल में भरने से पहले क्या करते हैं, उनको जीवाणु रहित करते हैं। अब जीवाणु रहित कैसे करते हैं, तो इनके देखिए स्टेप है। कैसे, पहले क्या, निर्जीवीकरण, पहला स्टेप क्या है इसमें, निर्जीवीकरण। तो इसमें जो डिब्बे में पैक करते हैं, उस डिब्बे में क्या करते हैं, उसको डिब्बे को उबलते हुए पानी में 10 मिनट तक पहले गर्म करते हैं। इसके अंदर तथा बाहर के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जब उस बोतल को गर्म करके रखते हैं तो इसके जो अंदर और बाहर जो बैक्टीरिया छिपके रहते हैं, उसमें छिपके रहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं निर्जीवीकरण। तो निर्जीवीकरण करने के लिए क्या करते हैं, उस डिब्बे को तथा फलों को उबलते हुए पानी में 10 मिनट तक गर्म करते हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, इसमें बोतल तथा डिब्बों को वायु रहित करना। अब देखिए वायु रहित, उसको पहले पका लिया। अब वायु रहित करने के लिए क्या करते हैं, वायु रहित करने के लिए उन्हें गर्म पानी के भगोने में इस प्रकार रखते हैं कि उनका चौथाई भाग गर्म पानी में डूबा रहे। यानी उनका चौथाई भाग, यानी 4 भाग में 1 भाग किसमें डूबा रहे, पानी में डूबा रहे। और इससे क्या होगा, देखिए इसमें गर्म पानी में इसको इतना गर्म करते हैं कि इनके बीच का जो तापक्रम है 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और यह तापक्रम खोलते पानी में 10 मिनट में आ जाता है। और वायु रहित कर लेने के बाद डिब्बों तथा बोतलों को तुरंत मशीन द्वारा बंद कर देना चाहिए। यानी जब ये टेम्परेचर पे आ जाता है, उसके बाद उसको मशीन के द्वारा 10 और उसको सील पैक कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो होता है कि बंद करते समय डिब्बे का जो तापक्रम है वो 70 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए। जब उसको हम सील पैक करते हैं बोतल को, तब जैम जेली या जो भी चीज़ को पैक बनाते हैं, स्क्वाश बनाते हैं, तो इनको याद रखना 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए जब उसको हम सील पैक करते हैं। तो ये हो गया डिब्बों को वायरत करने के लिए। उसको क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं और भगोने में रख करके उस बोतल को, और कितना बराबर है, 1/4 भाग। अब देखिए इसमें रासायनिक परीक्षण, इतना तो चीज़ें हो गई भौतिक। इसमें अब आता है रासायनिक परीक्षण को कैसे प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या है, फल और सब्जियों से निर्मित पदार्थों को कवक, फफूंदी, एंजाइम एवं जीवाणु आदि के प्रभाव से बचाने के लिए निम्नलिखित परीक्षक का उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये देखिए इनको, यानी देखिए फलों को, फल और सब्जियों से जो निर्मित पदार्थ होते हैं उनको कवक, फफूंदी, एंजाइम और जीवाणु से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। क्या इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम KMS के नाम से जानते हैं। ये याद रखना, KMS का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है। अब यह एक रवेदार गंधक लवण होता है। क्या होता है, रवेदार गंधक लवण होता है। ये अम्ल और क्षारीय माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, यानी इनका अम्ल और क्षार का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। फलों के रस में उपस्थित साइट्रिक अम्ल के प्रभाव से पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम साइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो KMS है, ये हो जब इसमें साइट्रिक अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं, साइट्रिक अम्ल डालते हैं, तो उससे क्या होता है, ये किस में चेंज जाते हैं, पोटेशियम साइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम साइट्रेट के रूप में बदल जाते हैं। और यही जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, जो एक परिरक्षक का कार्य करती हैं। तो ये देखिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के किससे मिला, साइट्रिक अम्ल से मिला, क्या बन गया, SO2 बन गया। और इसमें क्या बन गया, देखिए यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मैंने आपको डिस्कस किया, क्या, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हमारा इसी में आते हैं सोडियम बेंजोइट।
अब देखिए सोडियम बेंजोएट एक स्वाद और गंध रहित चूर्ण होता है, स्वाद एवं गंध रहित चूर्ण होता है। देखिए ये रवेदार गंधक लवण था, ये क्या है, अम्ल और क्षार को प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसकी परिचय क्षमता में उपस्थित जो बेंजोइक अम्ल के कारण होता है। इसमें क्या पाता है, बेंजोइक अम्ल पाता है। सोडियम बेंजोएट की जल में घुलनशीलता से बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। सोडियम बेंजोएट की जल में जब यानी जो घुलनशीलता है, जो घुल जाता है, बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। इसीलिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग अधिक किया जाता है। मुख्यतः ये फफूंदी और खमीर को रोकता है। याद रखना, फफूंदी और खमीर को रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और बेंजोइक अम्ल सूक्ष्म जीवों की ज्वलन क्रिया पर प्रभाव डालती हैं और जिसके कारण स्वरूप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है रुक जाती है और बेंजोइक अम्ल के फलस्वरूप जो होता है सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीजन का उपयोग अधिक हो जाता है। और जो सोडियम बेंजोएट होते हैं क्या होते हैं, जो सोडियम बेंजोएट के रस से ऊपरी सतह पर होने वाली खराबियों से रोकने में सक्षम होते हैं। तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा सोडियम बेंजोएट, जिसमें क्या पाया जाता है, बेंजोइक एसिड पाया जाता है। जो जो होता है ये हमारी फफूंदी और खमीर की वृद्धि को रोकने का काम करता है। और ये जो सोडियम बेंजोएट होता है ये फलों के रस की ऊपरी सतह पर होने वाली जो खराबियाँ, जो फल होते हैं रस के बनाए से प्रिजर्व करके रखते हैं, उनकी खराबियों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमारा तीसरा आता है, इसमें तीसरा देखिए यहाँ पर है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। ये रवेदार पदार्थ होता है। क्या है, ये रवेदार होता है। इसके रवे छोटे होते हैं और 10 किलोग्राम शरबत में इनकी 5 ग्राम केवल मात्रा मिलाई जाती है। यानी 10 ग्राम यदि शरबत मिला रहे हैं तो इसमें क्या, इसमें क्या मिलाते हैं, अब देखिए इसमें है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, इसमें यह रवेदार पदार्थ होता है और इसके रवे बहुत छोटे होते हैं और 10 किलोग्राम शरबत में इनको मिलाया जाता है। और ये देखिए जो है यह शरबत को रंगीन कर देता है। इस परीक्षक का प्रयोग कम किया जाता है, यानी इसको जो रंग होता है क्या कर देता है, रंग को चेंज कर देता है। और इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग परीक्षक का प्रयोग प्रायः कम ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यानी इसका प्रयोग ये रंग को, कलर को कम कर देता है, इसको डिसकलर कर देता है। अब देखिए यहाँ पर जो है नींबू का स्क्वैश बनाना, क्या होता है यहाँ पर, नींबू का स्क्वैश बनाना गर्मी के दिनों में पदार्थ के रूप में जब हम स्क्वैश उपयोग करते हैं तो संतरा, नींबू, आम, जामुन, बेल, लीची, फालसा, इन सब से क्या बनाते हैं, इन सब से स्क्वैश तैयार करते हैं। ये भी याद रखना किन किन चीज़ों से स्क्वैश बनाया जाता है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या क्या, सबसे पहले फलों का चुनाव करेंगे। फल कैसा होगा, नींबू का स्क्वैश बनाने के लिए ताज़े फल लेने चाहिए और इसके बाद अच्छी तरीके से पके हों, कच्चे फफूंदग्रस्त यानी कच्चे ना हो, फफूंदग्रस्त ना हो, सड़े गले ना हो। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर कच्चे फफूंदग्रस्त या सड़े गले फल नहीं लेने चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रस निकालते हैं। अब देखिए इसमें सारी मात्रा दी गई है, आप देख लीजिएगा, ये सब आपको इसलिए मैंने डिटेल यहाँ पे बता दिया है आपको। यहाँ पे मेन मेरा उद्देश्य था कि आपको जो ये मिलाते हैं ये चीज़ें आपको पता हो जाए किन किन चीज़ों से फलों को परिरक्षित करते हैं। तो इसमें देखिए फलों का स्टेप मान लीजिए आता है, तो यहाँ सबसे पहले फल का चुनाव करेंगे, रस निकालते हैं, सामग्री इसमें क्या क्या मिलाते हैं और उसके बनाने की विधि है। और दूसरा इसमें देखिए फलों का मुरब्बा, और फलों का मुरब्बे में देखिए यहाँ पर है मुरब्बा बनाने की विधि है। सबसे पहले फलों का चुनाव कर लेते हैं और फलों का चुनाव करने के बाद फलों को तैयार करते हैं, यानी इसको भिगोने काम करते हैं इसको। फिर फलों को गूंदते हैं, फलों को नमक, चूने तथा फिटकरी के घोल में मिलाते हैं। फिर ब्लांचिंग की क्रिया गया, मैंने आपको बताया ब्लांचिंग में क्या होता है, उसकी छिलकों को उतार देते हैं या उसकी जो एंजाइम रहित कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। और फलों की चाशनी फिर तैयार करते हैं, फिर चाशनी में उसको उबालते हैं। तो ये चीज़ें चाशनी में उसको डालते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर फलों को, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है। पहला है फलों का चुनाव कर लेंगे, फल सही है हमारे, पके होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। फलों को तैयार करना, फलों को छाँटने के बाद साफ पानी में अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फलों को गोदना, यानी उसको गोदना चाहिए जिससे पूरा रस अंदर तक पहुँच जाए। अब है गोदा क्यों जाता है, ये भी जान लीजिए। गोदना किस लिए गुदाई की जाती है, क्योंकि फलों में जो चाशनी हो पूरी तरीके से मिल सके। और फलों को नमक और फिटकरी में क्यों मिलाया जाता है, इससे क्या होता है, उसका खट्टापन या कसैलापन कम हो जाता है। नमक चूने में मिलाने से उसका खट्टापन या कसैलापन कम हो जाता है, जबकि उसको चूने तथा फिटकरी के घोल में मिलाने से मुलायम
फल कड़े हो जाते हैं, जो मुलायम फल होते हैं वो कड़े हो जाते हैं। इसके लिए चूने तथा फिटकरी के घोल में उसको डालते हैं, रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट, इसी में हमारा है ब्लांचिंग। अब देखिए ब्लांचिंग निर्धारित समय तक फलों को प्रयुक्त घोल में भिगोने के बाद साफ पानी से धो लिया जाता है। इसके बाद फलों को किसी साफ कपड़े में रखकर 5 से 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में डुबोया जाता है। इससे क्या होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके फलों के छिलके होते हैं वो हट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट, इसी में हमारा है, अब देखिए यहाँ पर फलों की चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए चाशनी तैयार जो करते हैं, इसके पानी में उबाल आने के बाद चीनी मिलानी चाहिए। जैसे दूसरा उबाल आ जाए, साइट्रिक अम्ल डालकर चाशनी को साफ कर लेना चाहिए। यानी साइट्रिक अम्ल क्यों डालते हैं चाशनी तैयार करते समय, जिससे जो चाशनी होती है उसमें जो गंदगी थोड़ी बहुत होती है वो क्या होती है, वो साफ़ कर देती है। इसीलिए चाशनी में क्या डालते हैं, साइट्रिक अम्ल डालते हैं। फलों की चाशनी बनाते हैं और देखिए चीनी की जो मात्रा होती है 70% से अधिक होनी चाहिए। अभी वहाँ 68 था, तो यहाँ 70% से अधिक होनी चाहिए, तभी हमारा जो पदार्थ बनाएंगे वो सेफ रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको साफ़ सूखी चौड़े मुँह वाले कांच की जार में भर कर रख दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग आंवले का मुरब्बा बनाने में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी आंवले का मुरब्बा आप देख लीजिए कैसे बनाया जाएगा, मैंने विधि आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे जो आपके लिए है क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिया है जो इसी बुक में है। तो देखिए यहाँ पर है, फल तथा सब्जियों को बिना खराब हुए अधिक दिनों तक, देखिए बिना खराब हुए अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं किसके द्वारा, परिरक्षक के द्वारा। किसके द्वारा, परिरक्षक के द्वारा इसको रख सकते हैं पदार्थों को सुरक्षित। नेक्स्ट है स्क्वैश तैयार किया जाता है किसके द्वारा, नींबू के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें है परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है। और भी नमक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन परीक्षक के रूप में यहाँ पे केमिकल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम बेंजोइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिब्बा बंदी करने के पात्र को भरने से पहले क्या करना चाहिए, भरने से पहले उसको खौलते पानी में उबालना चाहिए। क्या करते हैं, खौलते पानी में उबालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है फलों तथा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फलों तथा सब्जियों को बिना खराब हुए, क्या है, फलों तथा सब्जियों को बिना खराब हुए अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, परिरक्षण कहलाता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है बैक्टीरिया तथा कवक, बैक्टीरिया तथा कवक कितने डिग्री पर है, 71 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया तथा कवक। और जबकि मैंने अभी बैक्टीरिया को पढ़ा है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अभी आप देखिए, आप में बुक में क्या दिया गया है, बुक में 71 डिग्री है, जबकि बैक्टीरिया क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना। फल तथा उससे निर्मित पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, कौन से फल तथा उससे निर्मित पदार्थ को कौन नष्ट कर देता है, तो हमारे कवक और जिसमें एंजाइम, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नींबू का इसको तैयार करने के लिए फल कैसा होना चाहिए, पके होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और ये हो गया पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, क्या है, ये रासायनिक तत्व जिनका प्रयोग करते हैं भोजन को या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए जो आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण समझा। और यहाँ पर देखिए मिलान वाले भी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। मिलान वाले जो क्वेश्चन है, मुरब्बा बनाया जाता है किसका बनाया जाता है, आंवले से बनाया जाता है। सॉस तैयार किया जाता है किससे, टमाटर से। मुरब्बा में चीनी की मात्रा 70% से अधिक होनी चाहिए। खमीर का प्रभाव मुख्य रूप से पेय पदार्थों पर ही पड़ता है, क्या होता है, पेय पदार्थों का ही पड़ता है। तो देखिए ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके मैंने आपके समझ डिस्कस किया। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी फिर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, फिर ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लेकर के आऊँगी नई नई, जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।